हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस बात में। आज हम देखेंगे पंचायती राज के बारे में। ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये टॉपिक वाइज मैं शुरू कर रहा हूँ, खासकर बीएसएससी के लिए। जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि पंचायती राज से हर एक एग्जाम में दो क्वेश्चंस आते ही हैं लगभग। और बीएसएससी में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंचायती राज एवं नगर स्वशासन संस्था। पहले हम पंचायती राज के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्थानीय प्रशासन स्वशासन। तो ये जो स्थानीय प्रशासन है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। मतलब स्टेट के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। सबसे पहले महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणाएं पंचायती राज से ही संबंधित है, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1882 में 1882 में स्थानीय संस्थाओं के विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव रखा था। विकेंद्रीकरण मतलब हो गया कि निम्न स्तर पर जगह जगह, मतलब कि फोकस करना, डेवलपमेंट की बात करना निम्न स्तर पे, ना कि एक जगह की बात करना। केंद्रीकरण मतलब कि एक जगह पर फोकस करना। विकेंद्रीकरण मतलब निम्न स्तर पर जाकर या फिर जगह जगह पर फोकस करना। इस प्रस्ताव को स्थानीय प्रशासन या स्वशासन का मैग्ना कार्टा का कहते हैं। किसको? जो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था स्थानीय विकेंद्रीकरण का, इसको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। 1687 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1687 में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। मतलब कि अनुच्छेद 40 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, जो कि ग्राम सभा के पंचायतों के गठन की बात करता है इसमें, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से ले गया है? तो ये आयरलैंड से ले गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट है हमारा 1952 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना लागू की थी। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू और 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना लागू की थी। इन दोनों कार्यक्रमों की जांच हेतु योजना आयोग ने, किसने? योजना आयोग ने, जो कि अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। योजना आयोग ने बलवंत राय समिति की अध्यक्षता में, किसके? बलवंत राय समिति की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति की गठन किया। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने, कौन सी समिति ने? जो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो समिति हुई, इस समिति ने 1959 में एक अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करने की बात कही। भारत के अंदर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब निम्न स्तर पर लागू करने की बात कही। इस समिति की रिपोर्ट पर भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के बगदाड़ी गांव में, कहाँ पे? एग्जाम में ये पूछता है कि राजस्थान के किस जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, तो नागौर में। लेकिन ये भी पूछ सकता है नागौर जिले के किस गांव में, तो यहाँ से हम ये ध्यान रखेंगे बगदाड़ी गांव में। कहाँ पे? बगदाड़ी गांव में। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे।
अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब पहली बार राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया तो उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट है हमारा, बलवंत राय मेहता को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता को। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बना। पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य जो था राजस्थान था। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश जो है भारत का दूसरा राज्य बना, जहाँ संपूर्ण राज्य में पंचायती राज में संस्थाओं की स्थापना की गई। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पंचायती राज में संस्थाओं की स्थापना की गई। कब? 11 अक्टूबर 1959 को। महात्मा गांधी, भारत की आत्मा गांव में बसती है। ये स्टेटमेंट किनका है? तो महात्मा गांधी का, कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए गांव को आत्मनिर्भर बनाए। गांव को आत्मनिर्भर बनाए। किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया, ये चाहे हजारों गलतियां करें, इन्हें अधिकार दीजिए। ये चाहे हजारों गलतियां करें, इन्हें अधिकार दीजिए। नेक्स्ट है हमारा, 1977 में मोरारजी देसाई 1977 में मोरारजी देसाई के सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में कब? 1977 में। उस समय किसकी सरकार थी? तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो उस टाइम अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात कहती थी। जो कि द्विस्तरीय मतलब दो स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात कहती है। कौन सा समिति? अशोक मेहता की अध्यक्षता में जो समिति का गठन हुआ था। कब? तो 1977 में। उस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री? तो मोरारजी देसाई की सरकार जब थी। लेकिन इनकी सिफारिशें कभी लागू नहीं हुई। नेक्स्ट है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार जब आई तब लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक मान्यता देने की बात कही गई। अब यहाँ से देखते हैं कि 1986 में क्या हुआ कि राजीव गांधी के सरकार में लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया। उस समिति में जो पंचायती राज्य है उसको संवैधानिक मान्यता देने की बात की गई। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की बात की गई। इस समिति ने ग्राम सभा को बिना जर की घास की संज्ञा दी। किसको? ग्राम सभा को बोला कि ये बिना जर की घास है। राजीव गांधी सरकार द्वारा 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा गया। कौन सा? 64वां। लेकिन विधेयक पारित करने से पूर्व ही इनकी सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन विधेयक जो पूरा नहीं हो सका कार्यकाल खत्म होने के बाद? तो 64वां। राजीव गांधी का सरकार जो था उस टाइम खत्म हो गया था, कार्यकाल पूरा हो गया था, तो ये लागू नहीं हो पाया। कब? 1989 की बात है ये। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाती है। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ, कब? 1992 में तब इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को, डेट याद रखेंगे, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई। इस कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। यह जो अधिनियम है 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 में, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप जब 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया तो उस टाइम कौन सा राज्य था जो पहले चुनाव करवाया? तो कर्नाटक था। कौन? कर्नाटक था जो कि चुनाव करवाया। अब यहाँ पर देखते हैं हम पंचायती राज का विकास एवं विभिन्न समितियाँ। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति 1953 में, और लागू कब हुआ था? 1959 में। उससे पहले 1957 में ये समिति का गठन हुआ था। एल.एम. सिंघवी समिति 1986, अशोक मेहता समिति 1977 में। कब? 1977 में। थुंगन समिति 1988 में। जे.वी.के. राव समिति 1985 में। जे.वी.के. राव समिति 1985 में। गाडवेल समिति 1988 में। नेक्स्ट है ललित माथुर की अध्यक्षता में 2001 में एक टास्क फोर्स का गठन, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार व प्रकार्य देने के लिए ललित माथुर की अध्यक्षता में 2001 में एक टास्क फोर्स का गठन हुआ, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार व प्रकार्य देने के लिए हुआ था। बी रामचंद्रन की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में विशेषज्ञ समूह गठित, जिसे निम्न स्तर पर नियोजन हेतु गठित किया गया। नेक्स्ट है श्रीमती राजवंत संधू की अध्यक्षता में वर्ष 2008 में जिला स्तर पर नियोजन की नियमावली बनाने के लिए कार्यदल गठित हुआ। नेक्स्ट वी रामचंद्र की अध्यक्षता में 2010 में गठित समिति का संबंध जिला ग्रामीण एजेंसी की पूर्ण गठन से संबंधित है। मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में वर्ष 2012 में गठित समिति का संबंध पंचायतों का उत्तोलन करने से है, ताकि सेवाएं एवं आम वस्तुएं आसानी से पहुंचाई जा सके निम्न स्तर पे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं ये 73वां संविधान संशोधन 1992, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो देखते हैं। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तथा संविधान में एक नई सूची जो कि 11वीं सूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों हेतु 29 विषय, ये याद रखें कितने विषय को जोड़ा गया? 29 विषय को रखा गया, 29 विषय को जोड़ा गया। और नई सूची 11वीं सूची को 11वीं सूची को जिसमें पंचायती राज के बारे में। इस अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया, जो पंचायतों से संबंधित है। अनुसूची क्या जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची में रखा गया किसको? 73वां संविधान संशोधन जो हुआ 11वीं सूची में रखा गया पंचायती राज्य को। इसमें कितने विषय? तो 29 विषय रखे गए। ठीक है, और इस अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जो पंचायतों से ही संबंधित है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारें पंचायती राज पद्धति अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। इस अधिनियम के द्वारा मतलब जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद राज्य सरकार जो है पंचायती राज पद्धति अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। संवैधानिक रूप से बाध्य है। पहले संविधान लागू नहीं, पहले संविधान के अंदर ये नहीं था पंचायती राज, तब जो राज्य सरकार थी वो बाध्य नहीं थी। लेकिन जब से 73वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें पंचायती राज को जोड़ा गया, तब से राज्य सरकार बाध्य होगी संवैधानिक रूप से। नेक्स्ट है इस अधिनियम के प्रावधानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक स्वैच्छिक तथा एक अनिवार्य प्रावधान। इस अधिनियम को 2 भाग में बांटा जा सकता है, स्वैच्छिक तथा अनिवार्य प्रावधान। यह अधिनियम प्रतिवर्ष लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में परिवर्तित कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की सफल संकल्पना को मजबूत बनाता है।
ये जो अधिनियम है प्रतिवर्ष लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में परिवर्तित कर जमीनी स्तर पे मतलब ग्रामीण स्तर पे लोकतंत्र की संकल्पना को मजबूत बनाता है। अब यहाँ से देखते हैं 73वें संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आर्टिकल्स बनाए गए। अनुच्छेद 243 इसमें क्या है, पंचायती राज के परिभाषा के बारे में, पंचायती राज के परिभाषा के बारे में। 243 के ए या फिर 243 का क, आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा की परिभाषा है। किस चीज की, तो ग्राम सभा की परिभाषा है। अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 बी ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बात है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात है। 243 का सी, आर्टिकल 243 का सी या फिर आर्टिकल 243 ग पंचायतों की संरचना, पंचायतों के स्ट्रक्चर के बारे में। अनुच्छेद 243 के डी में इसमें है स्थानों का आरक्षण। तो इसके द्वारा अनुसूचित जातियों मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अनुसूचित जातियों और जनजातियों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं को 1/3 आरक्षण, ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का व्यवस्था की गई। किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो अनुच्छेद या आर्टिकल 243 डी के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 243 का ई, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। कितने वर्ष का, 5 वर्षों का होगा। यदि किसी कारण से पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होगा, चुनाव करवाना आवश्यक होगा। कार्यकाल कितने वर्ष, तो 5 वर्ष। किसी कारण से भंग होती है पंचायत तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होगा। 243 के एफ में, 243 के एफ में है सदस्यों की अयोग्यता। यदि किसी सदस्य को विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया है तो वह पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य होगा। 243 के एफ मतलब फेल से हम ध्यान रख सकते हैं कि सदस्यों की अयोग्यता, किसी सदस्य को विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया है तो वह पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है अनुच्छेद 243 के जी मतलब अनुच्छेद 243 के जी में क्या है, पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार व जिम्मेदारी। अनुच्छेद 243 के जी में क्या है, पंचायतों की शक्ति के बारे में, पंचायतों की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में, और जो अधिकार है पंचायत का और जो जिम्मेदारियाँ हैं उसके बारे में। तो जी से ग्रेट याद रख सकते हैं ट्रिक इसमें। अनुच्छेद 243 के एच, इसमें है पंचायतों को कर, टैक्स लगाने व कोष इकट्ठा करने की शक्ति है। पंचायतों को टैक्स लगाने व कोष इकट्ठा करने की शक्तियाँ है। 243 के आई में है वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग की गठन। वित्त आयोग का गठन किस लिए, तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए, मतलब जांच पड़ताल करने के लिए वित्त आयोग का गठन 243 के आई में है। अनुच्छेद 243 के जे में है पंचायत की लेखाओं का परीक्षण, पंचायत की लेखाओं का परीक्षण 243 के जे में है। 243 के में है पंचायतों के चुनाव। 243 के में क्या है, पंचायतों का चुनाव, इलेक्शन, पंचायतों का इलेक्शन। ट्रिक्स याद कर सकते हैं, इलेक्शन में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब कैसे हम ध्यान रख सकते हैं। अनुच्छेद 243 के एल में है
संघ शासित प्रदेशों में लागू। संघ शासित प्रदेशों में लागू मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है संघ शासित प्रदेशों में लागू होगा या नहीं, वो अनुच्छेद 243 के एल में है। 243 एम, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, मतलब कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज का लागू ना होना, वो अनुच्छेद 243 के एम में है। नेक्स्ट है 243 का एन, पंचायत व उपलब्ध नियमों का जारी रहना। पंचायत व उपलब्ध नियमों का जारी रहना। अनुच्छेद 243 के ओ में है, चुनावी मामलों में कोर्ट के अवरोध पर रोक। चुनावी मामलों में कोर्ट के अवरोध मतलब कोर्ट का जो अवरोध रहेगा उस पर रोक लगाना। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय प्रणाली, कुछ प्रमुख विशेषताएं। यह अधिनियम सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है। ग्राम, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायत, ग्राम स्तर, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत। किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वह माध्यमिक स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, माध्यमिक स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है। यह अधिनियम पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में समरूपता स्थापित करता है। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं, देखेंगे यहाँ से स्तर, संस्था, अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी और बैठक। तो ग्रामीण मतलब कि गांव स्तर पे संस्था कौन रहेगा तो ग्राम पंचायत, अध्यक्ष कौन रहेगा तो सरपंच, प्रशासनिक अधिकारी कौन रहेगा तो ग्राम सेवक, और बैठक कितने दिन का होता है 15 दिन का। खंड स्तर पर संस्था पंचायत समिति, अध्यक्ष प्रधान, और प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा खंड विकास अधिकारी मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको बीडीओ कहते हैं। ये 1 महीने तक बैठक इसका होता है। नेक्स्ट है जिला स्तर पे संस्था जिला परिषद, अध्यक्ष कौन करेगा इसका तो जिला प्रमुख जो होगा वो करेगा। प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसका बैठक 3 महीने। नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ पर 1 स्तरीय, कहाँ पर 2 स्तरीय और कहाँ पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्राम पंचायत जहाँ पे 1 स्तरीय है वहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, केरल हो गया और सिक्किम राज्य हो गया। इन जगहों पे 1 स्तरीय पंचायती राज है, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, केरल, सिक्किम। ग्राम पंचायत व पंचायत समिति 2 स्तरीय में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति कहाँ पे है तो उड़ीसा हो गया, कर्नाटक, असम, हरियाणा। इन राज्यों में क्या है 2 स्तरीय ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, 1 स्तरीय में सिर्फ ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद 3 स्तरीय BRM बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था, 2 स्तरीय अशोक मेहता के द्वारा। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में क्या है त्रिस्तरीय हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद व जिला परिषद 4 स्तरीय कहाँ पे है तो पश्चिम बंगाल राज्य में, सिर्फ पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं कौन सा है तो ग्राम पंचायत है,
तालुका समिति है और जिला परिषद है। मेघालय मिजोरम मिजोरम नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। मेघालय मिजोरम नागालैंड, MMN, मेघालय मिजोरम नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत है। एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। ग्राम सभा, यह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेगी। ग्राम सभा क्या है? यह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेगी। इसमें ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। कौन से व्यक्ति होते हैं? तो जो पंजीकृत व्यक्ति होते हैं वही इस स्तर पर होते हैं। ठीक है, गठित पंचायत क्षेत्र में। नेक्स्ट है अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव। गांव, माध्यमिक तथा जिला तीनों स्तर पर, गांव, ग्रामीण, माध्यमिक तथा जिला तीनों स्तर पर पंचायतों के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, पर ये पूछता है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कौन? त्रिस्तरीय अध्यक्ष। अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव क्या होता है? गांव मतलब ग्रामीण, माध्यमिक तथा जिला तीनों स्तर पर पंचायतों के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ग्राम स्तर के पंचायत अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा, जो ग्राम स्तर के पंचायत का चुनाव होता है वो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से होता है। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा। जबकि माध्यमिक व जिला स्तर के पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्यों में से ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। माध्यमिक व जिला स्तर पर या फिर के पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्यों में से ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सीटों का आरक्षण। SC ST को पंचायत के तीनों स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण प्राप्त होता है। मतलब जो तीन स्तर जो है SC ST के जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण प्राप्त होता है। राज्य विधानमंडल SC ST को पंचायतों में अध्यक्ष पद पर आरक्षण देगा। राज्य विधानमंडल जो है SC ST को पंचायतों में अध्यक्ष पद पर आरक्षण देगा। महिलाओं के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत यहाँ पे, महिलाओं के लिए सदस्य तथा अध्यक्ष पदों पर 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। 1/3 आरक्षण का प्रावधान है पंचायत के तीनों स्तर पर। यह अधिनियम राज्य विधानमंडल को अधिकृत करता है कि वह पिछड़ा वर्गों के लिए पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल में किसी भी स्तर पर आरक्षण का व्यवस्था करे। नेक्स्ट है पंचायतों का कार्यकाल। सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। लेकिन इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। इसे समय से पहले भी विघटित मतलब कि खत्म किया जा सकता है। पंचायतों के लिए नए चुनाव 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व करा लिए जाते हैं। पंचायतों के लिए जो नए चुनाव है 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व करा लिए जाते हैं। यदि पंचायत का विघटन हुआ हो तो 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे अगर पंचायत का विघटन 5 वर्ष से पहले हो गया। नेक्स्ट है हमारा, यदि पंचायत का विघटन भंग हुआ, विघटन मतलब भंग हुआ, यदि पंचायत भंग हुआ तो नई पुनर्गठित पंचायत शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, न कि 5 वर्ष के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पंचायत भंग हुआ, इसका विघटन हुआ पंचायत का, तो वो शेष अवधि के लिए ही काम करेगी, 5 वर्षों के लिए काम नहीं करेगी। पंचायत राज का सदस्य बनने के लिए आवश्यक उम्र 21 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 21 वर्ष। निर्वाचन
आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि 243 के आर में है, किसकी होती है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी, ठीक है, जो कि 243 के आर में दिया गया है। आर्टिकल 243 आर में, आर से हम याद रख सकते हैं राज्य, ठीक है। वह चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की रेख-देख, चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की रेख-देख, निर्देशन तथा नियंत्रण करता है। कौन? पंचायत ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देख रेख, निर्देशन तथा नियंत्रण करता है एवं मतदाता सूची तैयार करने में भूमिका निभाता है। मतदाता सूची कौन तैयार करता है? तो चुनाव आयोग ही, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1996 का पेशा अधिनियम, विस्तार अधिनियम या फिर विस्तार अधिनियम। तो भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर दिसंबर 1996 में संसद में पंचायत उपबंध विधेयक, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार है उसके बारे में बात करता है, इसको पारित किया गया। किसको? पंचायत उपबंध विधेयक को पारित किया गया। 1996 का पेशा या विस्तार अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 में 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू होता है। 5वीं अनुसूची में कौन कौन से स्टेट है वहाँ पे लागू होता है। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लागू था। बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड में लागू हुआ। 2014 तक 10 राज्यों में लागू था। 2014 तक कितने राज्यों में? 10 राज्यों में लागू था। हालांकि संसद इस प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। क्या संसद ने पंचायत के प्रावधान अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे क्या कहते हैं? पेशा एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशा एक्ट कहते हैं। 1996 में पारित किया था, ठीक है। अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता है इसको, या फिर विस्तार अधिनियम कहा जाता है। वर्तमान में मतलब 2014 में भारत में 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर पेश प्रमाणित किया गया, मतलब पेशा एक्ट लागू किया गया। मतलब 10 राज्यों में, वर्तमान में 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर पेशा प्रभावित मतलब पेशा एक्ट लागू किया गया। ये क्षेत्र हैं तेलंगाना, सीमांध्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। कौन कौन सा? तेलंगाना हो गया, सीमांध्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। इनको 10 आदिवासी क्षेत्रों में बांटा गया, जो 4 राज्यों में स्थित है। असम 3 राज्य में, मेघालय 3, त्रिपुरा 1 और मिजोरम 3 स्वायत्त जिले हैं। क्या? स्वायत्त जिले हैं। बस पेशा एक्ट से हमें ध्यान रखना है कि ये कब लागू हुआ, तो 1996 में पारित किया गया, ठीक है, पेशा एक्ट, जिसको विस्तार अधिनियम भी कहते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बीसीसी सीजीएल या बीसीसी इंटर लेवल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक लाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।